द बॉन्ड एंगल इज शॉर्टर। किस में बॉन्ड एंगल शॉर्टर है? इसमें देखें, वाटर में तो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, मीथेन में 109.5 डिग्री, और अमोनिया में कितना होता है बेटा? 107.5 डिग्री। H2S में 92 डिग्री। ठीक है जी, H2S में 92 डिग्री। क्लियर है? अब ये देखें, यहाँ वाटर और H2S ये दोनों एक जैसे ही हैं, यानी सेंट्रल एटम पर दो लोन पेयर है। ठीक है, समझ आ रही? लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है और इसका कितना है बेटा? 92 डिग्री। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने से बॉन्ड एंगल शॉर्टर हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, समझ आ गई? ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर है एज कंपेयर टू सल्फर, तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने से बॉन्ड एंगल शॉर्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट, और दूसरी इसकी रीजन ये भी है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा किसकी तरफ होगी? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो रिपल्शन बढ़ जाएगी, बॉन्ड एंगल बड़े हो जाएंगे। लेकिन इधर सल्फर की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, तो इसलिए सल्फर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ऑक्सीजन पर है, तो बॉन्ड एंगल शॉर्टर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 72, इन विच केस हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जी बेटा, सेकंड ऑर्डर। ठीक है जी, क्योंकि हाफ लाइफ का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या है? हाफ फिजिकल लाइफ क्लास ऑफ होगी। nth ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसकी पावर होती है 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर सेकंड ऑर्डर है तो हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 2-1। तो 2 की -1 का क्या मतलब है बेटा? a की पावर 1। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर में ही क्या आ जाएगा फिर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि a की पावर 1 रहेगी। ठीक है जी, और a क्या है इधर? इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। फिजिकल तो क्लास नेक्स्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 73 है। नहीं आ रहा, जी जी, हेलो। नजर नहीं आ रहा, सारा ब्लर है उस साइड से। अच्छा, बोर्ड नहीं नजर आ रहा? जी, कुछ क्लियर हुआ है? हेलो। नहीं सर, नजर ही नहीं, समझ भी नहीं आ रहा क्या लिखा है। साथ बोर्ड साथ ये जो आप बोर्ड दूसरा एप्लीकेशन है। नहीं, बोर्ड ब्लर है या ये वैसे ही फोकस नहीं हो रहा क्या, या लाइट का मसला है? सर बोर्ड ब्लर। सब कैमरा ब्लर है। कैमरा ब्लर है? कैमरा तो यार ये ऑटो फोकस कैमरा है। हम्म, नहीं सही हुआ फिर भी। हेलो। नो सर। एक सर, गुजारा हो रहा है, सही नजर नहीं आ रहा। मार्कर तो नहीं यानी फेड? असलम साहब, बात सुने। सर वैसे फिजिकल भी ले सकते हैं ना क्लास? हाँ जी, फिजिकल सर कोई क्लास ले आया लो है यार। फिजिकल लेने? आए हुए हैं बच्चे, बैठे हुए हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि ये की गल, हमें तो सही नजर आ रहा है बोर्ड, वो कह रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी ये ब्लर है। हाँ जी। हम्म, ये लाइट का तो नहीं मसला? हाँ हाँ, वो इसलिए ना कि वो इधर अगर पड़े तो फिर वो रिफ्लेक्शन हो जाती है, फिर बिल्कुल ही नहीं नजर आता। सर कितने बच्चे आए फिजिकल? 60 को बच्चे बैठे हुए हैं। 60 सर? हाँ, 60।
डिवाइडेड बाई 10, 70 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 7 अब सही, अब सही है बोर्ड? सर बहुत नाजुक सूरत हाल है नाजुक सूरत हाल है। सर। 7 बच्चे हैं। हाँ, कहते जी नाजुक सर आप सूरत हाल है। तस्वीर देखें, आपको है भेजी है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। 5 जुलाई को हाँ। कंडक्ट हो जाएगा पेपर। क्या? ये कैट 5 जुलाई को हो जाएगा। आ रहा। हाँ जी, आप बताएं, अब सही है? सर योर वैसे इंटरनेट नजर कनेक्शन इज नहीं आ अनस्टेबल, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ये पंखा चला दो यार, पंखा की तो चल रहा है यार, ये पंखा चलाना। चलें, ये आपके पास स्क्रीन तो है ना, इस पे हिंट लिखे हुए हैं, क्यों जी? हेलो, ये यस हिंट सर। लिखे हुए हैं ना? ठीक है, ओके सर। इसको जरा अभी इससे गुजारा करें, अभी आ रहे हैं, सही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73, नाइट्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज मोर डिफिकल्ट? किस कंपाउंड की नाइट्रेशन ज्यादा डिफिकल्ट होती है? बेटा यहां पे ये चीज याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो आसानी से रिएक्शन होते हैं ये ऑर्थो एंड पैराडाइरेक्टिंग जो होते हैं इनमें होते हैं। यानी ये बेंजीन के साथ अगर हम अटैच करते हैं NH2, ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू फिनोल। यानी एनिलीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू फिनोल, ठीक है, एंड फिनोल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू टॉल्वीन। ठीक है, अब ये तीनों क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है बेंजीन। ठीक है जी, बेंजीन के बाद आते हैं हेलोबेंजीन, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है, और उसके बाद आते हैं मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग में जैसे सपोज ये नाइट्रो ग्रुप है NO2, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मेटा डायरेक्टिंग वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, इसी तरह से बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है बेटा, ये मेटा डायरेक्टिव होती हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑर्थ। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज मोर डिफिकल्ट, तो किसकी नाइट्रेशन ज्यादा डिफिकल्ट होगी? हाँ जी, क्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी इनमें सबसे कम होगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हेलोबेंजीन आ रहे हैं, यानी बेंजीन की रिएक्टिविटी क्लोरोबेंजीन से ज्यादा है, और बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिविटी किनकी है बेटा? किसकी? यार टॉल्वीन की, और मेरे नेट टॉल्वीन में से मसला है ज्यादा कि दूसरों का फिनोल। कभी वीडियो नहीं सही शो हो रही। हमारी भी नहीं हो रही शो। ये वीडियो नहीं चाहिए। वीडियो शो नहीं हो रही, शो ही नहीं हो रही वीडियो। हो रही है सर, ब्लर है। हो रही है, ब्लर है। कमाल हो गई यार। सर वीडियो शो हो रही है, नजर कुछ नहीं आ रहा। यार नहीं हो रही शो। बिल्कुल ही नहीं। सही है यार, बेटा आप भी अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक करें ना, उसमें प्रॉब्लम ना हो। आ रहा है सर, नजर आ रही क्लियर। और सारे सर बाकी आगे। बोल रहे हैं सही नजर आ रहा है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 74। क्योंकि ये हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, वो वीडियो में ही बस ये सही नहीं आ रहा नजर, तो ये वो टाइम गुजर जाता है।
क्वेश्चन नंबर 74 है एसिटाल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद HCN एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये बेटा जी एसिटाल्डिहाइड है, ये देखें, और इसका हम HCN से रिएक्शन करते हैं। HCN ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, साइनाइड पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो ये साइनो ग्रुप कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा ना, ठीक है, इसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हम कहते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगा बेटा? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट कार्बन जिसके साथ CH3 ग्रुप है, ये देखें, और एक इसके साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा OH, और ये आ गया CN। फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं यहीं पे, एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड की मौजूदगी में, तो CN ग्रुप COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो फिर बन जाएगा CH3 CHOH COOH। ठीक है, इट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। या नंबरिंग करें तो 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड भी इसे हम कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, या फिर कॉमन नेम इसका क्या है? लैक्टिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, विच वन शोज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट का 1 मोल बनना जरूरी है। ठीक है जी, प्रोडक्ट के कितने मोल बनना जरूरी है बेटा? 1 मोल। तो किसमें 1 मोल बन रहा है बेटा? चार्ली में। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 76, विच लिक्विड विल बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। कौन सा लिक्विड लोअर टेम्परेचर पर बॉयल करेगा? अब इसमें जो एसिड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है जी, और जो एसीटोन है ये भी पोलर होते हैं। बेंजीन क्या बेटा? नॉन पोलर। ठीक है जी, बेंजीन नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पे एसीटोन और बेंजीन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एसीटोन जो है ना ये हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट रखता है एज कम्पेयर टू बेंजीन। ठीक है, तो क्योंकि मालिकुलर मैस पे भी डिपेंड करता होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो आंसर डेल्टा होगा इधर। ठीक है जी, समझ आ गई? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बेंजीन से कम होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें वीकर होती हैं एज कम्पेयर टू बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल होता है और ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकता। ठीक है, एनोड रेज क्या होती हैं? पॉजिटिव रेज। इसी तरह से कैथोड रेज क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एक्स रेज भी क्या होती हैं? हाई एनर्जेटिक रेज होती हैं और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती हैं। लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर पाता। 78 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमिन्ड बाय द जनरल फार्मूला। हाँ जी, हम एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे फाइंड कर सकते हैं? एन स्क्वायर फार्मूला से। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने फार्मूला चैप्टर नंबर 5 में लिखवाए थे। ठीक है, तो एन स्क्वायर फार्मूला, जैसे सेकंड शेल है तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 2 का स्क्वायर 4। थर्ड शेल में कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, क्लियर है? तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो एन स्क्वायर फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है 79, इन विच कंपाउंड देयर इज मैक्सिमम आयनिक करैक्टर। हाँ जी, किसमें मैक्सिमम आयनिक करैक्टर होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आयनिक करैक्टर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो सीजियम फ्लोराइड बुक में लिखा भी हुआ है कि 92% आयनिक है, सबसे ज्यादा आयनिक है ये। ठीक है जी, वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल्स में डाउनवर्ड द ग्रुप आयनिक करैक्टर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सीजियम सबसे नीचे है। ठीक है,
तो डाउनवर्ड द ग्रुप आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, तो सीजियम का आयनिक करैक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। In general, ionization energy increases along the period. Which pair of the group may show abnormal trend? हाँ जी, 3rd A and 6A। ठीक है जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 81। टोटल नंबर ऑफ एनाइंस प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 50 ग्राम है, तो इससे कहता है कि कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जब आयनाइज होता है, कैल्शियम आयंस प्रोड्यूस करता है और साथ कार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, समझ आ गई। इसका मोलर मास कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम होता तो 1 मोल होता, तो 50 ग्राम किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर ले, मास ओवर मोलर मास, यानी 50 डिवाइडेड बाय 100, तो कितने मोल आ गए बेटा, 0.5 मोल यानी हाफ मोल। ठीक है, 1/2 मोल आ गए, तो 1/2 मोल में कितने आयंस होंगे, 1 मोल में कितने आयंस हैं बेटा, 2। ठीक है जी, 1 मोल से कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। ठीक है जी, और 1/2 में कितने मोल होंगे, हाफ। ठीक है, समझ आ गई। तो कितने हो गए फिर, 3.01 × 10⁻23। नहीं, एक मिनट, नंबर ऑफ एनाइंस पूछा हुआ उसने। हाँ जी, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ एनाइन देखें, 1 मोल से 1 मोल ही बन रहे हैं, 1 मोल से कितने बन रहे हैं, 1 मोल, तो हाफ मोल से कितने बनेंगे, हाफ मोल, तो हाफ मोल किसके इक्वल होगा बेटा, 3.01 × 10⁻23। ठीक है, हाफ मोल किसके इक्वल आ गया, 3.01 × 10⁻23, यानी कि करेक्ट आंसर इज बीटा। मुश्किल तो नहीं है जी, हो जाएगा ना। नेक्स्ट है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 82। विच इज द बेस्ट ड्राइंग एजेंट इन द डेसिकेटर। बेस्ट ड्राइंग एजेंट इन द डेसिकेटर बताएं, शाबाश। यहाँ एक ही है ड्राइंग एजेंट, बाकी तो ड्राइंग एजेंट है ही नहीं। कौन सा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, सिलिका जेल अगर कहता ना, सिलिका जेल, तो फिर वो ड्राइंग एजेंट होता, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ सिलिका लिखा हुआ है, तो सिलिका इज नॉट ड्राइंग एजेंट, जिप्सम इज नॉट ड्राइंग एजेंट, तो कैल्शियम क्लोराइड होगा यहाँ पे, CaCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक हो गया। ड्राइंग एजेंट जो हम यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं डेसिकेटर में, सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड और P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है, ये 3 हम ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ इन तीनों में से सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 83। विच स्टेट ऑफ मैटर इज लेस कॉमन। हाँ जी, लिक्विड, ये नैरो रेंज में पाई जाती है, मतलब कि लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस। ठीक है, तो इसका मतलब ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है लिक्विड। समझ तो नहीं आई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। हाँ जी, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वेपर प्रेशर, समझ आ गई। तो जैसे अमाउंट ऑफ लिक्विड हम कह सकते हैं कि एक बर्तन में दोनों का अगर सरफेस एरिया सेम है ना बेटा, तो एक बर्तन में सपोज हम ½ लीटर पानी रख देते हैं और दूसरे में 1 लीटर पानी रख देते हैं, तो दोनों में रेट ऑफ वेपरेशन या वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड पे ये डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है 85। करेक्ट फार्मूला ऑफ डेड बर्न्ड जिप्सम। जिप्सम जो होता है ना, ये होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O, इसे हम क्या कहते हैं,
जिप्सम, ठीक है। अगर ये हो CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, तो फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इस तरह भी लिख सकते हैं, या CaSO4 ट्वाइस H2O भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई जी। इसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दोनों फार्मूलाज इसके लिए ठीक हैं। तीसरे नंबर पे अगर ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो जाए तो CaSO4 बच गया। इसको डेड बर्न्ड जिप्सम कहते हैं, डेड बर्न्ड जिप्सम, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 86। टोटल लोन पेयर्स एट ऑक्सीजन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। हाँ जी, फिर दोबारा सुन लें। टोटल लोन पेयर एट ऑक्सीजन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। पहले तो ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, यहां कार्बन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के तो 8 कंप्लीट हो गए, लेकिन कार्बन के अभी भी 6 हैं। तो कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये जो लॉन पेयर है ना, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है ना, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो ऑक्सीजन पर भी एक लोन पेयर रह गया, कार्बन पर भी एक लोन पेयर रह गया, क्योंकि ये लोन पेयर तो इधर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वाला लोन पेयर है, ठीक है, इधर से ये, ठीक है जी। तो उसने ऑक्सीजन पर पूछा हुआ है, तो ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, 1, ठीक है जी, समझ आ गई बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है, मतलब बता देंगे दफा दोबारा, एंड जी से जी, जो आपने बात बताई थी। यहाँ सर पे ये ये देखिए ना, दोनों अट्रैक्ट होंगे? हाँ जी, क्योंकि इस पे 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 4 इसके अपने थे और 2 ये, इसने 8 करने कार्बन ने, तो ये इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हम पढ़ चुके हैं कि जब एक दफ़ा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हम इसको पहचान नहीं सकते कि ये कोवेलेंट है, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रिपल बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे, और एक लोन पेयर ऑक्सीजन पर, एक लोन पेयर कार्बन पर। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, इन द गिवन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन गिवन है जिसमें जिंक HNO3 से रिएक्शन कर रहा है, जिंक नाइट्रेट बन रहा है, X एंड H2O। तो यहाँ पे कहता है कि बताइए X जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, NO2 को, ठीक है। कंसंट्रेटेड जिंक, कंसंट्रेटेड से रिएक्शन कर रहा है ना, ठीक है, तो NO2 बनेगा। याद रखिएगा यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। जिंक जब वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन से रिएक्शन करता है तो N2O बनता है, ठीक है, समझ आ गई। इक्वेशन में देखें, जब वेरी डाइल्यूट होगा ना HNO3, तो फिर क्या बनेगा, N2O, और अगर डाइल्यूट है तो NO, और अगर कंसंट्रेटेड है तो NO2, ठीक है बेटा, समझ आ गई। नेक्स्ट, दोबारा बता दें। जिंक अगर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HNO3 से रिएक्शन करेगा ना, तो क्या बनेगा, N2O, लॉफिंग गैस, N2O, ठीक है, जिसे लॉफिंग गैस भी कहते हैं। और अगर डाइल्यूट से रिएक्शन कर रहा है फिर NO, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है तो फिर NO2। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 है तो कौन सा आंसर होगा फिर, चार्ली, NO2, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, द स्ट्रॉन्गर एसिड इज, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा। ये बेटा ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजेंस हैं, जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, समझ आ गई। तो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है फिर, HXO4 यानी अल्फा,
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, विच वन इज द मोस्ट पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक इन नेचर दो आयंस होते हैं, एक फेरिक और दूसरा मैंगनीज। ठीक है बेटा, कौन कौन से? फेरिक Fe3 पॉजिटिव और दूसरा Mn2 पॉजिटिव। ये याद रखिएगा कि फेरिक का पैरामैग्नेटिक करैक्टर मैंगनीज से भी ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है? और मैंगनीज और फेरस इन दोनों का पैरामैग्नेटिक करैक्टर इक्वल होता है। ठीक है जी, ये ऑर्डर आपने याद रखना है। फेरिक जो है ना, फेरिक, इसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर सबसे ज्यादा है, उसके बाद मैंगनीज एंड फेरस, ये दोनों इक्वल होते हैं। सर फेरस में तो- Fe2 पॉजिटिव है ना? हाँ जी। तो नेक्स्ट है बेटा, आप बताएं, मैं क्यों बताऊं? MnO2 पॉजिटिव कर दें, Mn2 पॉजिटिव, मैंगनीज का ज्यादा होगा। ठीक है, स्लाइटली उसने वैसे बुक में इक्वली लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे ये नहीं देना चाहिए था, बहरहाल फिर भी चलें, मैंगनीज। ठीक है, फेरिक होता तो फेरिक सबसे ज्यादा होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन मेनली। हाँ जी, कार्बन हैलोजन बॉन्ड कहाँ पढ़ा था? अल्काइल हैलाइड्स में। अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था ना, और अल्काइल हैलाइड में हमने पढ़ा था कि हम दो तरह के फैक्टर डिस्कस करते हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा बॉन्ड एनर्जी। तो जो प्रीडोमिनेंट कंडीशन थी वो कौन सी थी? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ रिएक्टिविटी भी फिर किस बेस पर हो रही थी? बॉन्ड एनर्जी की बेस पर, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बेस पर। ठीक है बेटा, जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है जी, तो क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर था इसमें? याद होगा आपको, अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूं। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ना बेटा, ये हमने पढ़ा था, अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड और फिर अल्काइल फ्लोराइड। लीस्ट रिएक्टिव आर अल्काइल फ्लोराइड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से हैं? अल्काइल आयोडाइड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, एपीक्लोरोहाइड्रीन इज अ मोनोमर ऑफ एपॉक्सी रेजिन्स। ठीक है, एपीक्लोरोहाइड्रीन क्या बनाते हैं बेटा? एपॉक्सी रेजिन्स। ठीक है, और इनमें ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, मेजर कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट है जी, हाँ जी, मेजर कंपोनेंट ऑफ सीमेंट इज लाइम। ठीक है, इनमें दो तरह के रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, आर्गिलेशियस और कैलकेरियस। ठीक है, तो ये बेटा जी आर्गिलेशियस एंड कैलकेरियस, इनमें लाइम जो है ये आर्गिलेशियस में होता है, जो ज़्यादा होता है, और इसकी परसेंटेज है 62% लाइम। ठीक है, लाइम कितना है? 62%। सिलिका कितना है बेटा? 22%। और एलुमिना जो है ये 5% होता है। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया इसमें कम होता है, 2%, MgO को कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, ये बेटा इथाइल साइनाइड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 1 इज। हाँ जी, कार्बन नंबर 1 कौन सा होगा पहले तो ये बताएं। इसी ना साइनाइड में जो कार्बन है इसको कहेंगे कार्बन नंबर 1, और इसे हम कहेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। क्या कहेंगे? प्रोपेन नाइट्राइल या फिर इथाइल साइनाइड। अगर साइनाइड बोलना है तो इथाइल साइनाइड होगा। ठीक है, और अगर नाइट्राइल बोलना है तो फिर तीनों कार्बन आएंगे, यानी प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है? तो अब प्रोपेन नाइट्राइल अगर हम इसे कह रहे हैं तो हम कार्बन नंबर 1 किसको कह रहे हैं? जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है।
तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 2। ये देखें, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर CH2, इधर CH3, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना। हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है, इसका मतलब है कि sp, ठीक है जी, sp हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ बॉन्ड 3 होंगे तो sp2, 4 होंगे तो sp3, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH विद इथाइल क्लोराइड गिव्स अस। हाँ जी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका अगर हम इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? इथीन। ये फिर 2 तरह की ये रिएक्शन है। इथाइल क्लोराइड, ये देखिए बेटा, CH3 CH2 Cl, अगर हम इसका KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 कंडीशंस हमने पढ़ी हुई हैं, एक तो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और दूसरा इन एक्वस मीडियम, ठीक है, समझ आ गई। अगर हम अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं ना तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे, यानी इस कार्बन से क्लोरीन और इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये बन जाएगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, क्या कहेंगे? एलिमिनेशन। कौन सा होगा, E2 या E1? हाँ जी, सोचें, काफी ज्यादा सोचें, E2 या E1? E1 क्यों? E2 क्योंकि ये प्राइमरी है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी में जो E2 है ना, ये प्राइमरी देते हैं, ठीक है। E1 होगा तो वो टर्शरी में होगा, समझ आ गई। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो इसका मतलब है कि ये E क्या होगा? 2, E2 एलिमिनेशन। यहां पे क्या होगा? इधर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी OH ग्रुप इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना? CH3 CH2 OH, जिसे हम कहेंगे एथेनॉल, ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड बन गया KCl। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन SN, क्या SN2 या SN1? SN2, क्योंकि ये भी प्राइमरी है ना, तो SN2 प्राइमरी में होते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? सर कितने बच्चे हैं क्लास में? 7 बच्चे आए हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 95, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन विच कंसंट्रेशन यूनिट इज यूज्ड। हाँ जी, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट यूज करेंगे? पार्ट पर मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 96, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ, हाँ जी, सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ऐसे तमाम साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं ना, इनका एक्वस सोल्यूशन न्यूट्रल रहता है, ये पीएच चेंज नहीं करते, समझ आ गई। लेकिन वो साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनते हैं, उनके केस में पीएच चेंज हो जाती है, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, वो तमाम साल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, इनके केस में क्या होती है? पीएच चेंज नहीं होती, यानी चेंज इन पीएच 0 होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या रहेगा फिर? न्यूट्रल। सॉल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल। क्लियर है। जबकि वो एसिड जो वो साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं, इनकी पीएच 7 से कम हो जाती है और ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, वो साल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, एसिड चूंकि स्ट्रॉन्ग है इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक।
सोल्यूशन एसिडिक हुआ तो pH 7 से क्या होगी, कम। ठीक है बेटा। और अगर बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है फिर क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक, और pH 7 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी, समझ तो नहीं आई। अच्छा, अब जिनमें pH चेंज नहीं ना होगी इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस होगा। जिनमें pH चेंज नहीं होती उनमें कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, हाइड्रेशन प्रोसेस। और जिनमें pH चेंज हो जाएगी उसमें हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जिसमें pH चेंज नहीं ना होगी, किस केस में pH चेंज नहीं होगी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से साल्ट मिल रहे हैं, जैसे NaCl है, Na2SO4 है, NaNO3 है। ठीक है, NaCl कैसे बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से, दोनों स्ट्रॉन्ग है। Na2SO4 कैसे बनेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से, दोनों स्ट्रॉन्ग है। NaNO3 कैसे बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ऐसे तमाम साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं इनमें pH चेंज 0 रहता है और इसमें यानी न्यूट्रल सोल्यूशन होता है और इनमें हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ आ गई। और जो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम सल्फेट बन गया ना इससे। तो अमोनियम सल्फेट कैसे बना, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो सोल्यूशन क्या होगा बेटा, एसिडिक, pH क्या होगी, 7 से कम। ठीक है, और इस पे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। ठीक है जी, समझ आ गई, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इफ अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। बेटा ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पुराने ज़माने में मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, याद है जी सर, 1947 में पढ़ाई थी और 47 च कितने, उदों मैं पैदा भी नहीं सी होया। 97 में पढ़ाई होगी। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, ये याद रखिएगा कि जब अपर एलिमेंट लोअर एलिमेंट के सोल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, अपर एलिमेंट लोअर एलिमेंट के सोल्यूशन में रखेंगे तो रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी अपर एलिमेंट लोअर एलिमेंट के सोल्यूशन में रखें, जैसे सपोज ये कॉपर सल्फेट है, मेरे को हिंट दे दें ताकि बताने आसान हो लगा हूं। ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसमें हम जिंक मेटल रख देते हैं। ठीक है बेटा, ये मेटल कौन सी है, जिंक। तो अब क्या होगा कि जिंक मेटल के ऊपर कॉपर की लेयर बन जाएगी, जिंक मेटल पे कॉपर की लेयर बनेगी, यानी लोअर मेटल्स अपर मेटल के ऊपर लेयर बनाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। ठीक है, समझ आ गई। तो लोअर मेटल अपर मेटल के ऊपर लेयर बनाएगी। ठीक है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर रख देते तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, समझ आ गई। यानी अपर मेटल को लोअर मेटल के सोल्यूशन में रखेंगे तो रिएक्शन पॉसिबल है, लोअर मेटल को अपर मेटल के सोल्यूशन में रखेंगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यही तो कह रहा है वो कि जिंक को मैग्नीशियम सल्फेट में रखा है, तो मैग्नीशियम तो जिंक से भी ऊपर है। ठीक है, मतलब लोअर मेटल को अपर के सोल्यूशन में रख रहे हैं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, 2 pentanone and 3 pentanone can be distinguished by iodoform test। ठीक है, 2 pentanone बेटा याद रखिएगा वो तमाम कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप के साथ CH3 है, जैसे कि ये है, इसको क्या कहेंगे अब आप, 2 pentanone। ठीक है बेटा, जबकि ये क्या है, 3 pentanone। तो 2 pentanone में देखें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या है, CH3 ग्रुप, इसके साथ ही अगर CH3 होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होंगे,
लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ CH3 नहीं है तो फिर आइडोफार्म टेस्ट नहीं होगा। ठीक है जी, समझ आ गई, क्लियर है? वो चाहे एल्डिहाइड हो, वो चाहे कीटोन हो, चाहे अल्कोहल हो। जैसे ये अल्कोहल देखिए कि ये कार्बन है, इसके साथ OH है, इसके साथ CH3 आ गया। ठीक है बेटा, तो बताइए इसमें आइडोफार्म टेस्ट होगा? होगा। ठीक है जी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ CH3 है। ठीक है, तो आइडोफार्म टेस्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से होता कि ये कार्बन है, इधर OH है, इधर CH2 है और CH3 है, इधर CH2 है, CH3 है, तो इसमें आइडोफार्म टेस्ट नहीं होगा। ठीक है जी, इसलिए हम कहते हैं ना एल्डिहाइड में से सिर्फ एस्टल्डिहाइड में आइडोफार्म होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है बेटा, ये एल्डिहाइड है ना, इसके साथ CH3 है, तो इसमें आइडोफार्म टेस्ट होगा। बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं उनमें CH3 तो नहीं ना होता इधर, तो वो आइडोफार्म टेस्ट नहीं देते। ठीक है जी, और टर्शरी अल्कोहल भी आइडोफार्म टेस्ट नहीं देते, ये आपने याद रखना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है जी, विच अमाइनो एसिड इज स्वीट इन टेस्ट? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का मतलब ही स्वीट होता है, स्वीटनेस को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी, विच वन डज नॉट अंडरगो पॉलीमराइजेशन? किस में पॉलीमराइजेशन नहीं होती? बेंजीन में। ठीक है, पॉलीमराइजेशन एक तो अल्केन में नहीं होती और दूसरा बेंजीन में नहीं होती। एथीन में भी होती है, इथाइन में भी होती है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? अल्केन और बेंजीन में पॉलीमराइजेशन नहीं होती है, अल्कीन और अल्काइन में होती है। ठीक है जी, क्लियर है? एनी क्वेश्चन? सर पेपर LMS पे